हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये वाला रेफरेंस। आप देख सकते हो, पोर्ट्रेट ऑफ माँ काली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूँगा, पिंटरेस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी पोर्ट्रेट बनाने से पहले मैं दो चीज़ करता हूँ। एक तो है उसका टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और दूसरा है ऑब्जर्वेशन। मैं पहले ही पेपर का साइज़ के अनुसार मैं ये देखता हूँ कि मैं फेस कितने से कितना बनेगा, साइड में, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में कितना रहेगा मेरा फेस। उस हिसाब से लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, कितना नीचे तक जाएगा। ठीक है, ये सब मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले जो लाइन मैंने खींचा हॉरिजॉन्टल, वो है आईब्रो लाइन। ठीक है, आईब्रो लाइन पकड़ा जाता है, देन उसके नीचे हम आई लाइन बनाते हैं। ये सभी चीज़ें बस अंदाजे से बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगा, पर स्टेप्स यही है कि आपको शुरू में ही इतना डिटेल प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। आपको अंदाजे से बहुत सारी चीज़ें बनाना है। देन एक मिडिल स्टेज में आके आपको प्रॉपर डिस्टेंस आपको मेंटेन करके पूरा फेस आपको पकड़ना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। आई लाइन बनाने के बाद मैं एक सर्कल जैसा बनाया। देन यहाँ पे नाक के शेप में ऐसे पकड़ रहा हूँ। देन फिर जो माउथ पार्ट है, जो जीभ निकल रहा है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा अंदाजे से जितना हो सके मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अंदाजे से हमारा जो फेस कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा, इसका एक मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। और ये करने के बाद मैं टेक्निकल वे में भी समझाऊंगा कि मैं कितना लिया है मैंने आई का गैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं मेजर कर रहा हूँ। मेजर क्या कर रहा हूँ, दोनों आई के बीच में क्या गैप है, और वो गैप राइट आई के हिसाब से कितना है, मतलब राइट आई कितना छोटा है उस मिडिल गैप के रिलेशन में। और ये सेम तरीके से मैं लेफ्ट आई के साथ भी मैं कंपेयर करूँगा। अगर ये वाला हिसाब आपको करना आ गया ना, तो आप कोई भी पोर्ट्रेट कोई भी एंगल में हो आप इजीली कर सकते हो। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर एक्चुअली बहुत आसान है। आपको बस रिलेशन पकड़ना है। मिडिल गैप कितना होगा उस हिसाब से राइट आई और लेफ्ट आई उस मिडिल गैप के रिलेशन में कितना होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। फ्रंट आई में ऑब्वियसली ये लगभग इक्वल रहता है, पर क्योंकि ये 3/4 एंगल में है, हल्का सा एंगुलर है, तो उस वजह से ऑब्वियसली राइट वाले आई छोटा होगा और लेफ़्ट वाला जो आई है वो थोड़ा सा बड़ा होगा मिडिल गैप के हिसाब से। और ये वाला टेक्निक आपको 2-3 बार अप्लाई करना है, मतलब 2-3 बार आपको रीचेक करना है ताकि कोई एरर ना हो। ठीक है, यहाँ पे एरर होगा तो बाद में जाके देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो प्लेसमेंट ही गलत है। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, अभी आई में जितना भी डिटेल भर लूँ, क्योंकि प्लेसमेंट ही गलत है, प्लेसमेंट में ही छोटा या बड़ा हो रहा है, तो वो आएगा नहीं फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको ध्यान लगाना है। 3-4 बार आपको एरर क्लियर करना है, फिर से रीचेक करना है। ठीक है, आपने सही किया या नहीं। और उसके बाद अभी प्लेसमेंट के बाद जो स्टेज है वो है ऑब्जर्वेशन का। यहाँ पे आपको जो आई कितना चौड़ा बनेगा, कितना शार्प या कितना शेप में आएगा ये, ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। आपको ऑब्जर्व करना है इन सब चीज़ों को, देन आपको ड्रॉ करना है। फीचर स्टडी तो मैं कहता हूँ कि पूरा ही ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। कुछ चीज़ें हैं, डिटेल है जो कि टेक्निक में आता है, जैसे कि आई लाइन पे आई का स्टार्टिंग होता है पर एंडिंग थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये लगभग हर एक आई में ही अप्लाई होता है। इंसानों का जो आई है, अगर मैं सीधा रख के देखूँ तो फ्रंट व्यू से अगर मैं दिखाऊँ तो आई लाइन में ही आई का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पर एंडिंग पॉइंट जो होता है आई का, वो आई लाइन से थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा काम आता है। देन बाकी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आता है। तो आई में जो भी मैं कर रहा हूँ ये फुल्ली ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व कर के कर रहा हूँ। और ये एक फर्स्ट स्टेज है। ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट स्टेज है, इसी स्टेज में आई या फिर फेस बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं होता। ठीक है, हम अगर गैप लेके ये कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, एक ही बारे में शुरू से लेके एंडिंग तक पूरा डिटेल में ही बना देना, ये गलत तरीका होता है। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर समझो,
आई बना रहे हो तो आई का स्ट्रक्चर आप पहले से बनाओ, अच्छे से बनाओ। देन नाक, जैसे कि ये नाक जो है मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया कि नाक का लेंथ आई के हिसाब से या आई के मुकाबले कितना है। अगर आई 2 सेंटीमीटर है तो मिडिल पॉइंट से नाक कितना लंबा होगा, उसका रिलेशन हमें निकालना है। ये जो रिलेशन निकालना है ये हर जगह पे अप्लाई होता है। आप पोर्ट्रेट बनाओ या बहुत ह्यूमन फिगर्स बनाओ, ये रिलेशन आपको ढूंढना ही पड़ेगा जैसे भी करके। तो यहाँ पे ये रिलेशन जो है वो ढूंढ के मैंने ऐसे अंदाजे से ये वाला नाक को पकड़ा, ठीक है। देन नाक से डायरेक्ट हम जाएंगे चिन पे। ओके, तो चिन तो यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा और बहुत लंबा है, तो हम जो जीभ है, जीभ का जो एंडिंग पॉइंट है नाक से वो कैलकुलेट करेंगे और ऊपर करके देखेंगे कि सेम लेंथ ऊपर कितना जा रहा है नाक से। देखो ये थर्ड आई को क्रॉस कर रहा है, तो हम नाक से भी ये थर्ड आई का जो लेंथ है वो अंदाजे पकड़ के हमें सिर्फ शिफ्ट करना है नीचे की तरफ, तो ये हमें मिल जाएगा जीभ का जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से हमें प्रोपोर्शन पकड़ना है। इसी तरीके से ये जो तरीका होता है इसी को कहते हैं प्रोपोर्शन। हम प्रोपोर्शन इसी तरीके से लेते हैं, कोई भी फेस हो या फिगर्स हो ऐसे ही लिया जाता है कि और कोई दूसरा तरीका है नहीं। और दूसरा तरीका है ग्रिड, जो मैं अप्लाई करता नहीं कभी भी, क्योंकि ग्रिड में पहले पेपर में लाइन खींचो, फिर ड्राइंग करो, फिर लाइन को इरेज करो, इससे पेपर ख़राब होता है। एक्रेलिक में कर रहे हो, ऑयल में कर रहे हो तो ठीक है, वहाँ पे भी चल जाता है, पर जब आपको ये एक टेक्निक आ गया ना तो बाकी टेक्निक का कोई मतलब लगता नहीं है ज़रूरत, एक ही टेक्निक में आ जाता है सब कुछ, ठीक है। अगर कोई भी एक टेक्निक सीखो तो उसमें मतलब ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर होना चाहिए, एक टेक्निक के अंदर ही सभी टेक्निक आ जाता है ऐसा, ठीक है। और ये जीभ ऐसे बनाने के बाद ये जो बाकी डिटेलिंग है आप देख सकते हो, धीरे धीरे शेप में पकड़ रहा हूँ। फेस का जो आउटर लाइन है कैसा बनेगा, यहाँ पे रिंग होगा कैसे होगा। देन फॉरहेड में जो काम है डिटेलिंग है थोड़ा बहुत, पर ध्यान रहे कि ये परफेक्ट ये नहीं है। ये करने के बाद मैं फिर से और एक बार चेक करूँगा, रीचेक करूँगा, और देन सभी जो टेक्निक्स मैंने पकड़ा है उसको मैं फिर से देखूँगा कि सही है या नहीं, ठीक है। 19-20 हो सकता है, क्योंकि एक ही बारे में परफेक्टली नहीं आता कुछ भी, ठीक है। 19-20 होगा तो मैं फिर से ठीक करूँगा और ठीक करके एक प्रॉपर लाइन बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं वाटर कलर पे काम कर रहा हूँ, और वाटर कलर में आपको ज़्यादा पिंक वगैरह होगा ना पेपर में तो इतना अच्छा बनता नहीं है, तो हमें एक सिंगल लाइन वाला ड्राइंग चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं अभी तो सेकेंड स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो करने के बाद हम इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे, और लाइट करके बाकी की चीज़ें शार्प पेंसिल यूज़ करके बनाएंगे। और जब आप फेस अच्छे से बना लो देन बाकी का जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हेयर में हेयर लाइन, ऊपर थोड़ा सा मुकुट है, तो ये सब इजी लगेगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो बाकी चीज़ें इजी है। तो हो गया हमारा ड्राइंग। तो अभी हम करेंगे वाटर कलर। तो वाटर कलर में मेरे पास कुछ कलर्स हैं डैनियल स्मिथ के, कुछ है ब्रूस्टो के, कुछ है कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर के। तो काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मिक्स्ड है सब कुछ, तो जब जो कलर चाहिए वो मैं लेता हूँ, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि बिगिनर के लिए क्या है। देखिए बिगिनर के लिए आप कोई भी कलर एक लीजिए, कोई भी ब्रांड लीजिए, ठीक है, सस्ता वाला, क्योंकि महंगा अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना वाटर कलर पे जितना आप बहुत सारे मतलब बिगिनिंग में बहुत वेस्ट होगा कलर, ठीक है, तो उस हिसाब से सस्ता वाला ही चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड लिया है। रेड लेके जो लाइट एरिया है आप रेफरेंस में देख सकते हो कि ये ना डार्क ये है, स्किन टोन है। तो ऐसे डार्क स्किन टोन के लिए हम लाइट जो पोर्शन है उसको पहले कवर करते हैं, वो पहले ऐड कर देते हैं। मैं अगर शुरुआत में ही ब्लू या ब्लैक से काम करूँगा तो बाद में जाके मुझे दिक्कत होगा ये ब्राइट एरिया को निखारने में, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि हमारा वाटर कलर का प्रोसेस ये है कि लाइट से डार्क की ओर जाते हैं, ठीक है, डार्क से लाइट की ओर नहीं। तो
लाइट जो भी कलर्स हैं, रेड, थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा ये सब पर्पल वगैरह हल्का हल्का, तो वो पहले एरिया कवर करते हैं, देन थोड़ा सा डार्क कलर एलिमेंट यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझा सकूँ, क्योंकि मैं ये जो मेरा चैनल है ये एजुकेशनल पर्पस है। ठीक है, मैं बस यही ऐसा ही नहीं दिखा सकता कि अरे ये ऐसे ऐसे किया और बना लिया। ठीक है, कुछ कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाया है कि जिसमें एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है, वो टाइम के वजह से, क्योंकि मुझे शायद टाइम नहीं मिला उतना, तो मैंने अपलोड ऐसे ही कर दिया। ठीक है, पर अल्टीमेटली मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए हेल्प हो जाता है कि क्या क्या कलर्स यूज़ करता हूँ, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, जीप में मैं थोड़ा थोड़ा गैप्स छोड़ रहा हूँ वाइट, तो उससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा कि जीप में थोड़ा सा पानी या खून या जो भी आप कह सकते हो वो है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम बाद में काम करेंगे, पर ये है बेसिक कलर है। ठीक है, और ये देने के बाद अभी देखो थोड़ा सा पर्पल एंड थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके साइड में जो कलर्स हैं उसके साथ स्मर्च करके, रेड के साथ स्मर्च करके मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कौन कौन सा कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैं यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, डेनियल स्मिथ के ही हो या फिर कैमल्स के या फिर ब्रूस्टो के, सभी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से मैं कलर कर रहा हूँ, पर सच बताऊँ तो यहाँ पे कौन से ब्रांड का कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा है किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वाटर कलर में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलर्स मतलब पिगमेंट एंड वाटर रेशियो एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसको ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। देन आता है जो लाइट टू डार्क, ये जो चैप्टर है, यहाँ पे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वो है लेयरिंग। आपको एक ही बारे में नहीं करना है सब कुछ। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए मैं इस लेयर में कितना करूँगा। ठीक है, तो उस हद तक ही रहना है आपको। ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा डार्क बनाएंगे तो उसके बाद में जो लेयर्स आएंगे उसमें आप कर नहीं पाएंगे काम, और वो कलर छूटेगा पेपर के ऊपर में से। ठीक है, कलर छूटने लगेगा। तो लाइट ही रखिए, लाइट करके ही बनाइए। ठीक है, पर ज़्यादा लेयर बनाइए तो आप ज़्यादा देर तक काम कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा पर्पल है, ब्लू है, यहाँ पे जो भी डार्क एरिया है उस एरिया को कवर करके वाइट ऑन वाइट कुछ काम कर रहा हूँ, और कुछ काम मैं रख रहा हूँ बाद में करने के लिए। आईब्रो वगैरह में या आईलैशेस जो बनाता हूँ वहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए? ऑब्वियसली ब्लैक यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ही या फर्स्ट लेयर में ही ब्लैक बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके ऑल्टरनेटिव कलर्स जैसे कि पर्पल या ब्लू, डार्क ब्लू मतलब कोई भी, मतलब क्रीम रुशियन भी हो सकता है, थोड़ा सा नॉर्मल कोबाल्ट के साथ थोड़ा सा पर्पल मिक्स करके भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लैक आप पहले ही दे देंगे ना तो आदत बिगड़ जाएगा, और एक बार आदत ख़राब हो जाएगा तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे अपने पेंटिंग में। ठीक है, तो ये बाकी मीडियम्स में अच्छा है। बाकी मीडियम्स में ऑब्वियसली डार्क कलर ही सबसे पहले हम लगाते हैं, देन धीरे धीरे उसको लाइट करते रहते हैं। ठीक है, या फिर डार्क के ऊपर लाइट करते हैं, लाइट के ऊपर डार्क करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्रेलिक वगैरह में। पर यहाँ पे ना ये सेंसिटिव मीडियम है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे आपने अपने मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, ये मीडियम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम मीडियम्स अगर फ्लो करता है तो हम काम कर सकते हैं, अगर ये फ्लो करता ही नहीं है, पेपर ही अचानक से ख़राब निकल जाता है, तो पूरा जो मेहनत है वो पानी में चला जाता है। मिट्टी में तो नहीं कह सकता, यहाँ पे वाटर कलर है तो हम कहते हैं पानी में चला जाता है। तो ये सब है। ठीक है, डिपेंडेंट मीडियम है। ठीक है, पर क्यों ये इतना फेमस है? क्योंकि इसमें जो फ्लो आता है वो बाकी मीडियम्स में नहीं आता। इसमें जो मज़ा है काम करने में तो बाकी मीडियम्स में इतना है नहीं। कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद इसमें वो एसेंस है। ठीक है, वरना बाकी कुछ वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि
कैसे मैंने वाटर कलर में स्टार्ट तो किया है, पर बाद में जाके वो मैंने एक्रिलिक में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरा पेपर जो है वो ख़राब निकल गया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। क्योंकि ये पेपर अच्छा है, इसमें मैं एंड तक देखूंगा कि कितना हद तक मैं इसमें कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली जो डार्क सब्जेक्ट है, डार्क सब्जेक्ट मतलब यह है कि मैं कलर की बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, मतलब जिसमें कलर्स बहुत डार्क अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो उस तरह के जो पेंटिंग्स है वाटर कलर में हम हमेशा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें अवॉइड करने का रीज़न ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब भी डार्क होता है कुछ भी। वैल्यूज़ को मेंटेन कर पाना डार्क कलर यूज़ करते हुए तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी आप अगर प्रोसेस को फॉलो करें और मेरा ये जो वीडियो है उसमें आप बहुत अच्छे से देखें तो बहुत इजी होगा प्रोसेस। कम से कम ये वाला रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो वाटर कलर में। और आप देख सकते हो बाकी का प्रोसेस। ये जो है रेड है, ठीक है, ये है हमारा वर्मिलियन रेड, वर्मिलियन ह्यू, ठीक है, बैकग्राउंड में। और साथ ही साथ मैं स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, और ये फ्लैट ब्रश 1.5 इंच का ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो साथ ही साथ आप देख सकते हो ये जो स्ट्रोक्स हैं यही बाद में जाके इफेक्ट बनेगा। आपको रेफरेंस की तरह कॉपी नहीं करना है एग्जैक्ट, कुछ चीज़ें आपको चेंज करके करना है, तभी जाके इफेक्ट दिखेगा वाटर कलर के। और क्योंकि ये जो रेफरेंस मैंने चूज़ किया है ये थोड़ा सा डार्क है, और ऑब्वियसली कोई भी डार्क रेफरेंस आप जब यूज़ करते हो और वाटर कलर के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेयर्स देना पड़ता है। ठीक है, तो इस पेंटिंग के लिए मुझे 4 से 5 लेयर लग गया था। तो आपको एक ही बारे में नहीं करना है, आपको धीरे धीरे डार्क करते जाना है। ठीक है, और क्योंकि वाटर कलर है, ट्रांसपेरेंसी ये मस्ट है, तो ट्रांसपेरेंसी के कारण ही इतना डार्क बन के नहीं आता है कभी कभी, तो लेयर इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितना लेयर लगाएंगे उतना ट्रांसपेरेंसी कम होगा, और जितना कम होगा उतना डार्क बनेगा। पर यह भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखाना है। आप जहाँ पे ब्राइट एरियाज़ हैं, जहाँ पे जैसे कि गाल में थोड़ा सा ब्राइट एरियाज़ हैं, हाईलाइटेड हैं, तो उस जगह में डार्क कलर नहीं यूज़ करना है, और ना ही ज़्यादा लेयर यूज़ करना है। और बाकी का प्रोसेस आप देख सकते हो धीरे धीरे, ये मैं ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा, प्रोसेस आप देख सकते हो सेम है टेक्निक, लाइट टू डार्क। और कलर्स आप देख सकते हो क्या क्या कलर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।